हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीनलैंडर चैनल पे जहां आपको मिलते हैं फैक्ट्स कहानियों के साथ। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कत्यूर डायनेस्टी ऑफ उत्तराखंड। ये टॉपिक हम पहले भी कवर कर चुके हैं, उसमें काफ़ी डिटेल में हमने वहाँ पे कत्यूर डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था, लेकिन इस वीडियो के बनाने का पीछे का डिसीजन ये है कि ये रिवीजन एक वीडियो है। इसमें हम थॉरली चीज़ों को पढ़ेंगे, एक वन शॉट वीडियो टाइप ये है। इस पे सारी इन्फॉर्मेशन होगी, कितने राजा हुए, टाइमलाइन क्या-क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या-क्या था, कौन-कौन से इनके सोर्सेस हैं जिनसे हमें पता चलता है इनके बारे में। ये एक शॉर्ट ऑफ वीडियो में हम पूरी एक ही कंप्लीट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो एक टाइप का ये क्या है आपका रिवीजन आपको इसमें देखने को मिलेगा, ठीक? तो कत्यूर डायनेस्टी का ये रिवीजन वीडियो है, क्योंकि अभी जो रिसेंटली 14 जून को पेपर हुआ था पटवारी का, उसमें हमने देखा कि काफ़ी डीप क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग ये नोट्स यहाँ पे फ्रेम करे गए हैं और उसी के हिसाब से हम देखेंगे कि जो पिछली वीडियो में डेटा छूट गया था, उसको यहाँ पे कवर करेंगे और जो एग्ज़ाम में हमारे जिस प्रकार से क्वेश्चन बन रहे हैं, उनको कैसे डील करना है, कितने डेप्थ में जाके हमने पढ़ना है, वो इस वीडियो में हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कत्यूर डायनेस्टी का एक रिवीजन वीडियो या वन शॉट वीडियो इसे आप कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक? अब कत्यूर डायनेस्टी जैसे कि हम पिछली वीडियोस में पढ़ते हुए आए, और यदि आप उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं तो आपने कभी ना कभी कत्यूर डायनेस्टी का नाम सुना ही होगा। जो इनके बारे में बोला जाता है कि इनके एंसेस्टर या उत्तराखंड में ये आए कहाँ से, तो ये जो उत्तराखंड में आए थे ये अयोध्या से आए थे, और अयोध्या में जो सूर्यवंशी जो वंश चलता था, उनके इनको एंसेस्टर इनको माना जाता है। यानी कि ये कहाँ से आते हैं, अयोध्या वाले रीजन से। यानी कि आप कह सकते हैं कि उत्तराखंड के ईस्ट साइड में जो यूपी अयोध्या वाला रीजन पड़ता है, जब 16 महाजनपद हुए तो उनमें जो हमारे महाजनपदों को हम पढ़ते हैं उनमें से कोई एक किंगडम, और अयोध्या से ये लोग कहाँ आए थे, उत्तराखंड में आए हुए थे। अब यहाँ पे एक चीज हम यहाँ पे क्लियर करेंगे इनकी टाइमलाइन के बारे में। देखिए इनके अगर जितने भी हम सोर्सेस पढ़ते हैं, ठीक है, पांडुकेश्वर की जो हमको इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, भूदेव त्रिभुवन देव के स्टोन ग्रेव इंस्क्रिप्शन हमको देखने को मिलते हैं, तो उनकी अगर उनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ज़्यादा इनके जो टाइम स्पान है, जो इनका टाइम पीरियड है, उसके बारे में एग्जैक्ट डिटेल मिलना क्या है, इम्पॉसिबल है। यानी कि एक एग्जैक्ट डेट हमको नहीं मिल पाती। सिमिलर चीज़ चंद डायनेस्टी के साथ भी होती है, लेकिन बाद में बात जाते-जाते जैसे पवार डायनेस्टी का भी जब हम इनिशियल फेज़ पढ़ते हैं, या चंद डायनेस्टी का भी जब इनिशियल फेज़ पढ़ते हैं, तो उनकी भी जो डेट्स है, जो ईयर्स है, वो हमको क्लियरली पता नहीं है, ठीक है? क्योंकि उतने ज़्यादा रिसोर्सेज़ ही नहीं है कि हम क्या कर सकें उनके बारे में ज़्यादा जानकारी, उनके अर्ली एज में कैसे वो फ्लोरिश हुए उत्तराखंड के अंदर, ये हम पता कर सकें। तो सेम चीज़ कत्यूर डायनेस्टी के साथ भी होती है, क्योंकि ये उससे भी पहले की क्या है, डायनेस्टी है। चंद डायनेस्टी से पहले की डायनेस्टी कौन-सी है आपकी? कत्यूर डायनेस्टी। और कत्यूर डायनेस्टी के बारे में हम ये पॉइंट जानते हैं कि फर्स्ट पॉलिटिकल ये क्या थी यहाँ पे, पावर थी, ठीक है? फर्स्ट पॉलिटिकल पावर कौन थी उत्तराखंड की? आपकी कत्यूर डायनेस्टी थी। तो इसकी टाइमलाइन को अमूमन मोटा-मोटा मान लीजिए कि 700 से 1100 एडी तक हम इसको देखते हैं। यानी कि 400 सालों का इनका क्या है, इतिहास है। अब ये जो 400 साल हम कह रहे हैं, 700 से 1100 एडी तक की जब हम बात करें, तो अब इसमें ये एकदम पिन पॉइंट नहीं हुआ कि 700 से ही शुरू हुआ और 1100 में ही खत्म हो गया, ठीक है? ये एक हम रेफरेंस रेफरेंस पॉइंट लेके इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है? अब ये नहीं, अब देखिए जो हमारी हिस्ट्री चलते हुए आ रही है वो काफ़ी आपकी मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक एज, सब तब भी उत्तराखंड एग्जिस्ट करता था और अभी भी उत्तराखंड एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है? तो उसमें कई किंगडम आए होंगे, तो उनमें से भी कई लोग क्या रहे होंगे, कत्यूरी रहे होंगे उस पुराने वैदिक एरा में, या आपके उससे भी पहले स्टोन एज वगैरह में भी वहाँ लोग रहे होंगे। तो उसमें भी हो सकता है कि जो कत्यूरियों के डिसेंडेंटर्स है वो वहाँ रहते हों, ठीक है? तो ये हम एक रेफरेंस पॉइंट लेके चल रहे हैं टाइमलाइन का कि 700 से 1100 एडी तक वो क्या थे, यहाँ पे थे, जिस जो हमको रिसोर्सेज मिले हैं उस टाइमलाइन को हमने यहाँ पे डिकोड करके 700 से 1100 तक का क्या लिया है, आपका टाइम स्पान लिया है, ठीक है? अब हम बात करेंगे कि उन्होंने कैसे उत्तराखंड को कैप्चर किया, और मतलब कैप्चर क्या किया, मतलब किस प्रकार से उन्होंने उत्तराखंड पे अपना जो किंगडम था उसको फ्लोरिश किया, ठीक है? अब अगर उनके एक्सटेंट की बात करें, जब कत्यूरी आ गए थे फुल अपने पावर में आ गए थे, एक पॉलिटिकल पावर में उन्होंने अपने आप को बदल दिया था उत्तराखंड में, ठीक है? तो नेपाल से लेके काबुल तक का बोलते हैं कि उनका क्या था यहाँ पे एक्सटेंट था। कहाँ से कहाँ तक का आपका? नेपाल से लेके काबुल तक। कुछ बुक्स में आपको ये सिक्किम भी देखने को मिल सकता है कि सिक्किम से लेके काबुल तक क्या था आपका एक्सटेंट था, किसका? कत्यूर डायनेस्टी का, ठीक है? टाइमलाइन की बात हमने करी कि 700 से 1100 एडी, लेकिन ये एग्जैक्ट 700 नहीं हो सकता, ये 400 भी हो सकता है, ये 600 भी हो सकता है। मतलब कहने का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि ये एक रेफरेंस पॉइंट हमने लिया है कि ताकि हम एक टाइमलाइन को समझ पाएँ कि हाँ भाई, इस टाइम से
ये चीज़ें यहाँ घटित हुई हैं, तो एक थोड़ा-सा हमारे माइंड पे मैप बन जाए, माइंड मैप हमारा तैयार हो जाएगी। इस एरा की हम बात करें तो उस हिसाब से हम इमेजिन कर पाएँ कि उस एरा में हुआ क्या होगा। तो इस वजह से हमने 700 से 1100 ईडी तक का यहाँ पे टाइम लिया है। और अमूमन जितने भी हम रिसोर्सेज़ देखते हैं, जितने भी हमारे पास इंस्क्रिप्शन है, उनमें भी लगभग-लगभग अभी आज हम राजाओं को पढ़ेंगे तो उनकी डेट्स हमको देखने को मिलते हैं। तो उस हिसाब से यही एरा क्या होता है, एक फिट बैठता है कत्यूर डायनेस्टी के हिसाब से। अब हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि 700 से ही स्टार्ट होगा, इससे पहले भी हो सकते हैं और इसके बाद भी हो सकते हैं। उस 1100 के बाद तो हमने देखा था कि वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और काफ़ी जगहों पे उत्तराखंड में छोटी-छोटी अपनी फ्यूडल बना के वो रहने लगते हैं, ठीक है? तो इसी प्रकार से, अब जब कत्यूरी उत्तराखंड में आए तो उन्होंने सबसे पहले अपनी जो कैपिटल बनाई वो कहाँ पे बनाई आपकी? जोशीमठ में बनाई। हमको पता है कि उनकी 2 हमको कैपिटल देखने को मिलती है, जोशीमठ और कार्तिकेयपुर, जो कि कत्यूर घाटी, बागेश्वर, बैजनाथ वाला इलाका है और जोशीमठ चमोली में आपका पड़ता है, ठीक है? और यहाँ पे जानने वाली बात ये है कि अब जब डीप क्वेश्चन पूछने लगे तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो आती है उनकी विंटर कैपिटल, ठीक है? ये सबको पता है कि जोशीमठ और कार्तिकेयपुर उनकी क्या थी? कैपिटल थी। पहले जोशीमठ पे थी, उसके बाद ट्रांसफर करके कहाँ ले आए? कार्तिकेयपुर ले आए। ये सबको पता है। लेकिन विंटर कैपिटल के बारे में बहुत कम लोगों को पता है और जिनको पता है बहुत अच्छी बात है। और लेकिन उनकी विंटर कैपिटल कहाँ थी? ढेकुली में थी। और ये ढेकुली कहाँ है? आजकल की जो प्रेजेंट लोकेशन रामनगर है उधर है, ठीक है? अभी हमको पता है कैसे चल रहा है। यहाँ कोशी नदी के किनारे क्या हुआ? काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी जाती है, ठीक है? ये कनिंघम जो हमने यहाँ लिखा है, इन्होंने भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा काम किया है। आर्कियोलॉजी को लेके इन्होंने काफ़ी काम किया है, इंडियन हिस्ट्री को लेके इन्होंने काफ़ी काम किया है। तो इन्होंने यहाँ क्या प्राप्त किया? कुछ चीज़ें इनको मिली जिससे हमें कत्यूरी एरा के वहाँ से क्या मिला? कत्यूरी एरा के कुछ होने के वहाँ पे हमको साक्ष्य मिले, ठीक है? और ये कूर्मांचल की यानी कि कुमाऊं के इलाके की सबसे पुरानी बस्ती भी यहाँ पे मानी गई है, ठीक है? कौन सी? ढिकुली। और ये अभी प्रेजेंट में कहाँ पर है? आपके रामनगर पे। अगर नदी पूछता है कि कौन सी नदी के किनारे है तो कौन सी नदी के? आपके कोसी नदी पर है ये, वैराट नगर भी इसको बोला जाता है, ठीक है? ये अगर आप रामनगर आप बोलोगे कि ये वेस्ट रामगंगा के किनारे पे बसा हुआ है, ठीक है? शहर कौन सा? रामनगर हमारा शहर है। ये बैराट नगर कोसी नदी आपकी अल्मोड़ा वाले रीजन से बहती है, लेकिन ये वेस्ट रामगंगा वाला रीजन जो आपका है ये आपका कहाँ पड़ेगा? आपका ढिकुली में पड़ेगा। और टाउन इस्टेब्लिशमेंट भी हमको देखने को मिलता है कहाँ का? बैराट नगर कोशी नदी पर, ठीक है? ये याद रखेंगे, ठीक है? ढिकुली इनकी क्या थी? विंटर कैपिटल थी। ये हमारे यहाँ पे क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और एक ढिकुली क्या है? सबसे पुरानी बस्ती है। कहाँ लोकेटेड है ये? रामनगर पे लोकेटेड है और इसको बैराट नगर भी बोला जाता है, जो कि कहाँ पड़ता है? कोशी नदी के किनारे के आसपास ये पड़ता है, ठीक है? ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। कौन सा? ढिकुली वाला। अब उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट कौन सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है? कनिंघम। अब कनिंघम कौन थे? कनिंघम ब्रिटिशर थे। इन्होंने उत्तराखंड की हिस्ट्री को लेके काफ़ी ज़्यादा काम किया है। एक आर्कियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने यहाँ कई सारे साक्ष्यों को लेके आए उत्तराखंड की हिस्ट्री का और इनके कई सारे डॉक्यूमेंट है। उन्हीं के अकॉर्डिंग हम उत्तराखंड की हिस्ट्री को फ्रेम करते हैं, ठीक है? तो इन्होंने क्या बोला है? कत्यूरी की जो आपकी क्या है कैपिटल है वो लखनपुर बताते हैं, ठीक है? क्या बताते हैं? लखनपुर बताते हैं, जो कि किस? रामगंगा नदी के किनारे पे बसा हुआ है, ठीक है? कौन सी नदी के किनारे पे बसा हुआ है आपका? रामगंगा नदी के किनारे पे ये बसा हुआ है, ठीक है? तो ये याद रखेंगे कौन सा? विंटर कैपिटल और अकॉर्डिंग टू कनिंघम। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कनिंघम के अनुसार कत्यूरी की राजधानी कहाँ थी? लखनपुर थी। और उनकी विंटर कैपिटल शीतकालीन आपकी क्या कैपिटल कहाँ थी? ढिकुली थी। अब विंटर कैपिटल क्या होता है देखिए, जोशीमठ वाले इलाके में पहले ना बहुत ज्यादा क्या होती थी? बर्फ पड़ती थी। चमोली पे है तो काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है, बर्फ पड़ती है, तो उस वजह से विंटर में वहाँ रहना क्या होता है? आपका पॉसिबल नहीं होता है। जिस प्रकार से भोटिया जनजाति क्या करती है, आजकल भी पलायन कर जाती है विंटर सीजन में गर्मी वाली जगहों पे, तो उसी प्रकार से उनकी विंटर कैपिटल क्या थी? ढिकुली थी। ये हम याद रखेंगे, ठीक है? अब एक राजा का नाम हमें देखने को मिलता है और वो है कौन? शालीवाहन। कौन से राजा का नाम देखने को मिलता है? शालीवाहन। और इन्हीं को बोला जाता है कि ये फर्स्ट किंग थे उत्तराखंड में आने वाले। कहाँ से? अयोध्या से। और इन्होंने यहाँ एक छोटा सा अपने क्या कहता है स्मॉल किंगडम शुरू करा था। यानी कि शालीवाहन ही वो थे जिन्होंने नींव रखी थी, ठीक है? जिन्होंने नींव रखी थी किसकी? कत्यूर डायनेस्टी की। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि हु इज द फाउंडर ऑफ कत्यूर डायनेस्टी, तो आपका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड बसंत देव आपको याद होगा। अगर आपने पढ़ा है तो बसंत देव आपको रटा होगा। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सा राजा था जिसने सबसे पहले यहाँ टाउन स्टैब्लिशमेंट किया या एक छोटा सा अपना फ्यूडल बना, इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। फ्यूडल मतलब सामंत के अंदर आया, ठीक है? तो वो कौन थे? आपके शालीवाहन थे। यानी कि आप एक प्रकार से कह सकते हैं जो शालीवाहन थे वो कौन थे? जो बाकी अभी हम परिवार पढ़ेंगे, बसंत देव, निम्बर देव, इनके जो सलवणादित्य वाला परिवार हम पढ़ेंगे, इनके जो एंसेस्टर थे वो कौन थे? शालीवाहन थे। इन्होंने ही कत्यूर डायनेस्टी की की थी, आपकी नींव रखी थी। ये हम याद रखेंगे, ठीक है?
अब आता है सबसे मेन इंपॉर्टेंट, 2 टेक्स्ट आते हैं यहाँ पे। क्या आते हैं? 2 टेक्स्ट आते हैं, ठीक है? कौन-कौन से आपके? फ़िरिश्ते और राजावली, ठीक है? ये 2 बुक्स हैं। अब इनको बुक्स मानो या डॉक्यूमेंट कहो। क्या कहो? डॉक्यूमेंट बोलो या बुक्स बोलो। और ये किससे रिलेटेड बुक्स? आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड ही आपकी क्या है? बुक्स हैं, ठीक है? पहले हम फ़िरिश्ते की बात करते हैं कि फ़िरिश्ते में लिखा क्या गया है, ठीक है? और ये फ़िरिश्ते कहाँ की बुक है? ये फ़िरिश्ते आपको देखने को मिलती है पर्शिया, फ़ारस की आपको क्या देखने को मिलती है? हिस्टोरिकल बुक देखने को मिलती है जिसमें पर्शियन हिस्ट्री को डिस्क्राइब किया गया, और इसी डॉक्यूमेंट में, इसी बुक में हमें ये देखने को मिलता है कि कुमाऊँ में एक राजा होते थे जिनका नाम क्या था? पुरु था। जिनका नाम क्या था? पुरु था। और उसको किस नाम से डिनोट किया है इन्होंने? पोरस नाम से डिनोट किया, ठीक है? कुमाऊँ के एक राजा थे जिसका नाम क्या था? पुरु था। और उसको किस नाम से बोला गया है? पौरुष नाम से उसको बोला गया है, या पोरस उसको बोला गया है, ठीक है? अब इस पुरु राजा, जो राजा पुरु थे, कहाँ के? कुमाऊँ के, या पोरस हम बोलेंगे इनको, ठीक है? अभी पोरस ने क्या किया था? दिल्ली के किंगडम पे क्या किया था आपका? आक्रमण किया था। और दिल्ली का राजा उस समय कौन था? दिल्लू नाम था उसका, ठीक है? दिल्ली का राजा कौन था उस समय? दिल्लू था। तो इस पोरस के राजा ने इस दिल्ली के राजा को क्या किया था? हराया था और अपनी टेरिटरी को क्या किया था? एक्सटेंड करा था, ठीक है? यानी कि भाबर वाले इलाके में उन्होंने अब क्या कर लिया? एंट्री कर लिया। ये आप यहाँ से समझ सकते हैं, ये ऐसा ये कहना चाह रहा है ये बुक फ़िरिश्ते के अंदर, ठीक है? और पोरस इतना शक्तिशाली राजा था कि उसने अपने किंगडम को कहाँ तक एक्सटेंड कर दिया था? आपका पर्शिया तक, यानी कि फारस तक। उस फारस की जो खाड़ी है, बे ऑफ पर्शिया जो है, वहां तक क्या कर दिया था आपका? अपने एक्सटेंड कर दिया था किसको? अपने किंगडम को, ठीक है? और इसके बारे में इसी टेक्स्ट में, इसी फ़िरिश्ते टेक्स्ट में ये भी लिखा गया है कि सिकंदर और पोरस के बीच में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। और इसी युद्ध में पोरस की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ये इस फ़िरिश्ते बुक में लिखा गया है, ठीक है? किसमें लिखा गया है ये? इसी फ़िरिश्ते बुक में लिखा गया है, ठीक है? ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आजकल क्वेश्चन बहुत डिटेल में फ्रेम हो रहे हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है कि कत्यूरों का वर्णन कौन-कौन से डॉक्यूमेंट में हमें देखने को मिलता है, और ऑप्शन दे दिए जाएँगे, तो वहाँ पे हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद अगला जो डॉक्यूमेंट हमें देखने को मिलता है, वो है राजावली। और ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट इस बार पूछा भी गया था 14 जून वाले पेपर पे ही, ठीक है? कि कनिंघम का इसमें से कौन-सा हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है, और 4 ऑप्शन आपको दिए थे, उसमें से एक राजवली था, वो सही आंसर था, ये पूछा गया है इसी बार, ठीक है? तो ये डॉक्यूमेंट किसका था? कनिंघम का था। जैसे हम अभी ऊपर डिस्कस करके आए हैं, ये क्या थे? एक आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में काम करते थे। उत्तराखंड की हिस्ट्री के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया, तो उन्होंने बहुत सारे अपने रिसर्च पेपर लिखे हैं और डॉक्यूमेंट लिखे हैं, जो कि उत्तराखंड की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। और उन्हीं में से एक डॉक्यूमेंट है कौन-सा? राजावली। और उस राजावली में कनिंघम साहब लिखते हैं, ठीक है? क्या लिखते हैं? ये अब राजावली जो इन्होंने लिखी है, इन्होंने फ़िरिश्ते को अपना बेस मानते हुए लिखी है। लेकिन ये इस बात से सहमत नहीं करते कि जो ये तो मानते हैं कि जो राजा पुरु है, वो थे कुमाऊँ के राजा, जिन्होंने दिल्ली के किंग को हराया था, ठीक है? सॉरी, जिन्होंने दिल्ली के किंग को क्या किया था? हराया था। ये बात ये टोटली एग्री करते हैं इस फ़िरिश्ते से, ठीक है? कि किससे? इस फ़िरिश्ते से टोटली एग्री करते हैं कि हाँ, कुमाऊँ का या उत्तराखंड के एक राजा थे, जिन्होंने दिल्ली के राजा को हरा रखा था। लेकिन नाम ये कहते हैं कि उसमें मेंशन नहीं है। किसी भी प्रकार का नाम मेंशन हमको देखने को नहीं मिलता। जब उत्तराखंड की हिस्ट्री को हम देखते हैं, जो भी इंस्क्रिप्शन हमको मिले हैं, जितना भी डेटा हमारे पास है, उनको पढ़ के ये बोलते हैं कि नाम बिल्कुल भी मेंशन नहीं करता। और जो टाइमलाइन इनमें बताई गई है, इस फ़रिश्ते में जो टाइमलाइन बताई गई है, वो उत्तराखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? मैच नहीं करती। तो इसलिए हम कह नहीं सकते कि उनका एक्सटेंड कहाँ तक था, पर्शिया तक था, या वो सिकंदर से लड़ते हुए मरे थे। और जो नाम यहाँ पे राजा पुरु दिया गया है, ये भी कनिंघम कहते हैं कि ये भी किसी डॉक्यूमेंट में उत्तराखंड के जितने भी सोर्सेज हमारे पास हैं, जितने भी इंस्क्रिप्शन है, उनमें देखने को नहीं मिलता है। तो इस बात से वो क्या करते हैं? काउंटर करते हैं इस बात का, इस फ़रिश्ता में जो लिखा गया है, ठीक है? लेकिन इस बात को ज़रूर मानते हैं, जब उन्होंने स्टडी करी तो उन्होंने पाया कि कुमाऊँ के कोई राजा थे जिन्होंने दिल्ली के राजा को हराया था। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है? तो ये 2 प्रकार के डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो इस बार के पटवारी के क्वेश्चन में आया था, वो यहीं से आया था, शूरा और प्यूरा, ठीक है? ये क्वेश्चन आप सबने देखा होगा। ये बड़ा अटपटा सा क्वेश्चन आया था इस बार, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन ये पूछ दिया गया था, ठीक है? तो शूरा मतलब अब तो सबको पता है कि सिकंदर है, और प्यूरा मतलब पोरस है, ठीक है? शूरा मतलब पूरा है। लेकिन उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में इस बार तो उन्होंने डायरेक्टली पूछ दिया था कि शूरा और प्यूरा का मतलब क्या होता है, तो ये इस बार डायरेक्ट पूछा। लेकिन अब अगली बार अगर इसको रिपीट करता है तो क्वेश्चन बदल सकते हैं। ये एक्चुअली में सॉन्ग्स हैं उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में। किसके कॉन्टेक्स्ट में? उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में। अगर उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछ दिया कि शूरा और प्यूरा किससे रिलेटेड है, तो अगर डांस सॉन्ग इस प्रकार से अगर आपको ऑप्शन दे दिए, तो आप करेंगे ये क्या है? सॉन्ग्स हैं। और कैसे सॉन्ग्स हैं? वॉरियर सॉन्ग्स हैं।
वॉरियर सॉन्ग्स मतलब वीर भड़ ये सॉन्ग है और ये किसके लिए यूज करे जाते हैं आपके खश वीर पुरुषों के लिए। अब जो खश डायनेस्टी उत्तराखंड में आ रही थी, मतलब जो खश डायनेस्टी उत्तराखंड पे प्रिवलेंट थी एक टाइम पे, उस पे जो वीर पुरुष थे उनके लिए गाने गाए जाते हैं, ठीक है। और ये कहते कौन है? पंडित मनोरथ पांडे जी ये बात बोलते हैं कि शूरपुरा आर द सॉन्ग प्रिवलेंट इन कुमाऊं रीजन। कुमाऊं रीजन में शूरपुरा क्या है, ये प्रिवलेंट सॉन्ग है। ये कौन कहते हैं? मनोरथ पांडे जी ये बात कहते हैं, जिसमें शूरा का मतलब सिकंदर है और प्यूरा का मतलब पोरस है, ठीक है। और ये किनके लिए यूज होते हैं, किन के रेफरेंस लेके ये शूरा और प्यूरा गाने बनाए गए थे उत्तराखंड में? खशवीर पुरुषों को दृष्टि में रखते हुए। अब यहाँ से एक चीज क्लियर हो जाती है, जो ये कहानी है कुमाऊं के राजा और सिकंदर वाले, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कई हद तक क्या हो सकती है, ये बात सही हो सकती है कि पोरस जो हमारे कुमाऊं के राजा थे और जो सिकंदर थे उनकी लड़ाई हुई हो और वहीं से फिर किंवदंतियां चलते हुए आए और बाद में हमको उत्तराखंड में उनसे रिलेटेड क्या बनाए, सॉन्ग बनाए गए। और जो किसको डिपिक्ट करने के लिए, खश वीर पुरुषों को क्या करने के लिए, डिपिक्ट करने के लिए शूरा और प्यूरा सॉन्ग फिर बनाए गए। होप सो आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, अगली बार इससे क्वेश्चन आ सकता है। शूरा पूरा एक बार पूछ दिया गया, बोल देंगे कि किसने इनको सॉन्ग्स बोला है या क्या है ये, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब आएंगे हम अगले टॉपिक पे, जो कि है जोशीमठ से कार्तिकेयपुर, जो उनकी कैपिटल ट्रांसफर हुई थी। पहले हमने पढ़ा कि उनकी फर्स्ट कैपिटल कहाँ थी, जोशीमठ पे थी। जो भी उनका सेटलमेंट उन्होंने किया था, कहाँ किया था? जोशीमठ पे किया था। लेकिन उसके बाद वो कहाँ आ गए? कार्तिकेयपुर आ गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ ना थोड़ा रिलीजियस यहाँ पे ज्यादा आपको मैटर देखना पड़ेगा, क्योंकि कत्यूरी क्या थे, काफी ज्यादा रिलीजियस थे, मतलब अपने रिलीजन को लेके काफी ज्यादा एंथुजियास्ट थे। तो उस पॉइंट को अपने माइंड में रखते हुए हम यहाँ पे इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, आदि शंकराचार्य का अराइवल होता है उत्तराखंड में आपका, ठीक है। वो आते हैं तो उसके बाद क्या होता है, वैष्णविज्म जो है उत्तराखंड में स्प्रेड होता है, ठीक है। उससे पहले भी भगवानों को माना जाता था, सारी पूजा होती है, लेकिन आदि शंकराचार्य जी के आने के बाद वैष्णविज्म यानी कि भगवान विष्णु की पूजा का जो प्रचलन था वो ज्यादा हुआ। कहाँ? आपका उत्तराखंड में स्प्रेड हुआ बद्रीनाथ टेम्पल स्टैब्लिश करने के बाद, ठीक। तो एक अब क्या थे, किंग थे आपके जोशीमठ पे, उनका नाम क्या था? वासुदेव था, ठीक है। वो बहुत बड़े बिलीवर थे किसके? वैष्णविज्म के, यानी कि भगवान विष्णु के वो क्या थे, बहुत बड़े क्या थे, समर्थक थे। यानी कि उनको बहुत ज्यादा वो अच्छा मानते थे, या उनपे बहुत ज्यादा उनकी क्या थी, श्रद्धा थी। और किंग का नाम क्या है? वासुदेव। किंग का नाम क्या है? वासुदेव है। वासुदेव ने एक क्या किया, टेम्पल बनाया, ठीक है। टेम्पल बनाया किस नाम से? वासुदेव टेम्पल नाम से। और ये कुमाऊं रीजन का, या आप ये वाला रीजन कह लीजिए अपना ईस्ट रीजन के लिए, ईस्ट उत्तराखंड के ईस्ट रीजन का ये सबसे पुराना मंदिर माना जाता है, ठीक है। सबसे पुराना मंदिर ये माना जाता है, जिसमें क्या मिलता है हमको? श्री वासुदेव गिरिजाराज चक्र चूड़ामणि नामक वहां पे इनग्रेव्ड है एक पत्थर पे, ठीक है। उस मंदिर के गेट के बाहर क्या आपको देखने को मिलता है? श्री वासुदेव गिरिराज चक्र चूड़ामणि, यानी कि वासुदेव वहां के किंग हो गए और गिरिराज जो खुद को बोल रहे हैं, और अपने आप को इंगित करते हुए उन्होंने ये इनग्रेव कराया। कहाँ? उस मंदिर के किसी मतलब उस मंदिर के गेट के आगे। तो यहाँ से हमें देखने को मिलता है कि जो कत्यूरी थे वो वैष्णविज्म की तरफ ज्यादा लीन थे, ठीक है। ये पॉइंट हमको यहाँ से देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद अब कैपिटल शिफ्ट होने की देखिए, कैपिटल शिफ्ट कैसे हुई होगी, यहाँ पे आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। एक हम पढ़ेंगे ज्योग्राफिकल रीजन, ज्योग्राफिकल रीजन। अब ज्योग्राफिकल रीजन में क्या हो सकता है? देखिए, ज्योग्राफिकल रीजन जोशीमठ वाला इलाका है, वो थोड़ा सा सर्वाइविंग के लिए टफ इलाका है। अब तो काफी ज्यादा डेवलपमेंट हो गया है अभी, लेकिन अभी रिसेंटली हमने देखी थी कि वहाँ वाटर लेवल के कारण क्या हो गया था, जमीनें धंसने लगी थी। तो उस वजह से थोड़ा सा पहले से ही वो क्या है, थोड़ा सा सेंसिटिव जोन है एक प्रकार से। वहाँ पे जो जीवन यापन है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, टफ हो जाता है। जैसे विंटर में उन्होंने अपनी विंटर कैपिटल ढिकुली बना ली थी, तो विंटर में उतना ज्यादा उनको पलायन करना पड़ता था। तो उस वजह से फिर वहां से उनको अपना राजपाट भी चलाना है, सारी कुछ वहाँ वहीं से करना है, जोशीमठ से करना है। और इस प्रकार से अगर एक हाफ में पलायन करना पड़ रहा है, फिर दूसरे हाफ में दूसरी जगह जाके राज करना पड़ रहा है, तो इस काइंड ऑफ टफ जॉब कि आप दो जगह से अपना एक एरिया कंट्रोल करना क्या होता है, टफ होता है। और जोशीमठ लिटरली ज्योग्राफिकल इलाके से क्या है, एक
टफ इलाका है जहाँ सर्वाइव करना उस जमाने में क्या है काफ़ी ज़्यादा टफ है, ठीक टफ था। तो एक तो ज्योग्राफिकल रीज़न ये होगा कि वहाँ पे जो रिसोर्सेज़ थे रहने-सहने के लिए भी जो ज़मीनें थी, पहाड़ ज़्यादा ऊँचे-ऊँचे थे, मैदानी क्षेत्र ज़्यादा नहीं थे, तो इस वजह से वहाँ पे क्या नहीं हो पाया, सेटलमेंट उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाया। तो कुछ चैलेंजेज़ उनको आए होंगे, रहने के चैलेंजेज़, खाने के चैलेंजेज़, अन्न उगाने के चैलेंजेज़। तो इस प्रकार के चैलेंजेज़ जब उन्होंने फेस किए तो उनको लगा होगा कि हमें यहाँ से क्या करनी पड़ेगी, अपनी कैपिटल शिफ्ट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए उन्होंने ऑब्वियस सी बात है नई-नई जगह देखी होंगी, तो उनको कार्तिकेयपुर यानी कि बैजनाथ, बागेश्वर वाला इलाका पसंद आया, तो उन्होंने अपनी कैपिटल कहाँ शिफ्ट कर दी आपका कार्तिकेयपुर शिफ्ट कर दी। ये तो हो गया आपका ज्योग्राफिकल रीज़न कि इन सब कारणों के कारण क्या हुआ होगा, कुछ उनको ज्योग्राफिकल बाधाएँ आई हैं पानी को लेके, खाने को लेके, ज़मीन बना वो घर बनाने को लेके, अपना किंगडम को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत सारी उनको परेशानियाँ आई हैं। तो इस वजह से ज्योग्राफिकल रीज़न के कारण से उनको क्या करना पड़ा होगा, जोशीमठ छोड़ना पड़ा होगा। लेकिन जब हम उनकी इंस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं या ऑथर्स को पढ़ते हैं, जिन बुकों से हमने ये सारा डेटा उठा रखा है, अजय रावत को पढ़ते हैं या बद्रीदत्त पांडे की कुमाऊँ का इतिहास पढ़ते हैं, इस प्रकार की बुकें जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ हमें कुछ कहानियाँ देखने को मिलती हैं। ठीक है? ये रिलीजियस कहानियाँ हैं, किंवदंतियाँ हैं, लोक कथाएँ हैं। हो सकता है एक एक्सटेंट तक सच भी हों। तो उनको हम यहाँ पे एक बार समझने का कोशिश करते हैं। तो इसमें आती है भगवान नरसिंह की कहानी, ठीक है? अब जिस प्रकार से हमने यहाँ पे बोला कि वासुदेव क्या थे, बहुत बड़े वैष्णव भक्त थे, ठीक है? यानी कि भगवान विष्णु के क्या थे, वो बहुत बड़े भक्त थे। तो एक बार ये कहानी है, ठीक है? ये ये कहानी जो हमने ली है वो कुमाऊँ का इतिहास बाय बद्रीदत्त पांडे में ये कहानी मेंशन्ड है, तो वहाँ से हम इसको ले रहे हैं। तो कहानी कहती है कि वासुदेव जो थे बहुत बड़े भक्त थे, तो एक बार भगवान विष्णु ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो वासुदेव क्या थे, हंटिंग पे गए हुए थे, हंटिंग मतलब शिकार पे गए हुए थे। तो उनकी रानी क्या थी, अकेली थी महल पे। अब अकेली तो नहीं होंगी, और भी लोग होंगे, लेकिन एज अ रिप्रेजेंटेड ऑफ अ हाउस उस समय वो अकेली थी, ठीक है? तो जो भगवान विष्णु है वो अपने एक जोगी के भेष में आए। किसके भेष में आए? जोगी के भेष में आए और रानी से कहा कि मुझे खाना, भूख लगी है, मुझे खाना खिलाएं। तो रानी ने उनको खाना खिलाया, ठीक? रानी ने उनको खाना खिलाया। तो खाना खिलाने के बाद उस साधु ने कहा कि अब मुझे अब विश्राम करना है, मुझे विश्राम करने की जगह दीजिए। तो रानी ने कहा होगा कि आप ये बाहर जगह है, यहाँ आप विश्राम कर लीजिए। तो विष्णु भगवान को उनकी परीक्षा लेनी थी, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं बाहर नहीं सोऊंगा, मैं अंदर वहां सोऊंगा जहाँ तुम्हारे पति क्या करते हैं, विश्राम करते हैं, मैं वहीं विश्राम करूंगा। तो रानी ने कहा ठीक है, इतने बड़े आपके जोगी महाराज है, तो इनको अंदर सुला देते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। तो रानी ने उनको कहाँ सुला दिया, अपने बेडरूम में सुला दिया, ठीक है? जैसे उनको बेडरूम में सुलाया तो इतने में कौन आ गए, राजा आ गए। और राजा ने उनको जैसे अपने बेडरूम में देखा तो उनको बड़ा गुस्सा आया कि मेरे बेडरूम में कौन सोया, राजा आदमी और उसके बेडरूम में कोई ऐसा आदमी सो जाए, तो उसे गुस्सा आया, ठीक है? तो उसने रानी से नहीं पूछा कि ये कौन है, उसने डायरेक्टली, राजा ने डायरेक्टली क्या किया, अपनी तलवार निकाली और उनकी एक हाथ काट दिया। उस बाबा का एक हाथ काट दिया, और जिस मोमेंट पे उन्होंने हाथ काटा वो अपने नरसिंह अवतार में आ गए। कौन? भगवान विष्णु, ठीक है? नरसिंह अवतार में आ गए। तो जैसे ही उनका हाथ कटा और उनके हाथ से क्या बहने लगा, खून की बजाय दूध बहने लगा। क्या बहने लगा? दूध बहने लगा। तो यहाँ से किंवदंती आती है कि राजा के इतने बड़े भक्त होने के बाद भी भगवान को नहीं पहचाना गया, तो भगवान ने उनको कर्ज किया था कि अब तुम्हारा यहाँ से चले जाना ही अच्छा रहेगा, ये जगह तुम्हें नहीं फलेगी फूलेगी। तो इस कारणवश उन्होंने क्या किया था, अपना जोशीमठ से कार्तिकेयपुर की जो कैपिटल शिफ्ट करी थी, इसलिए करी थी। ये एक प्रकार की हमको कहानी देखने को मिलती है। लेकिन आप अगर लॉजिकली सोचेंगे, ये भी एक बहुत अच्छी कहानी है। कहानी क्या है, सत्य भी हो सकती है, लेकिन लॉजिकली अगर कभी आप उसे मेंस में लिखने को पूछा जाए, तो हम ज्योग्राफिकल रीजन की तरफ ज़्यादा लीन रहेंगे कि वहाँ पे क्या था, जीवन यापन करना टफ था उनको, अपना किंगडम चलाने में क्या हो रही थी, परेशानी हो रही थी ज्योग्राफिकल रीजंस के कारण। पानी नहीं था, अन्न उगाने को अच्छे खेत नहीं थे, वहाँ का क्लाइमेट कुछ ज़्यादा ही ठंडा था, तो इस प्रकार से प्रजा को क्या हो रही थी, परेशानी होती। तो इस वजह से जोशीमठ तो कार्तिकेयपुर, अगर कल्चरल एस्पेक्ट से पूछता है तो फिर हमें कहानी भी पता है, हम दोनों चीज़ें लिख सकते हैं या पूछ सकते हैं, ठीक है? उसके बाद अब आएंगे रियल, उसमें 700 से 1100 एडी में अब हुआ क्या क्या था, राजाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। राजाओं के बारे में पढ़ने से पहले हम सोर्सेज देख लेते हैं कि कौन कौन से सोर्सेज हमें देखने को मिलते हैं। देखो, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है हमारे पास, पांडुलिपियां हैं कुछ, ठीक है, जिसमें से 2 इंस्क्रिप्शन किसकी हैं, ललित सुर देव की है। अब ये राजा होंगे आगे, ठीक है? और ये कहाँ है, पांडुकेश्वर कॉपर प्लेट है, पांडुकेश्वर मंदिर है, तो वहाँ ललित सुर देव की हमको कितने इंस्क्रिप्शन देखने को मिलते हैं, 2 इंस्क्रिप्शन देखने को मिलते हैं, ठीक है? फिर पांडुकेश्वर में ही ये 2 इंस्क्रिप्शन ललित सूरदेव के हैं, ठीक है? उसके बाद पांडुकेश्वर में ही आपको शिबुक्षराज देव का देखने को मिलेगा। पांडुकेश्वर में ही आपको पद्मत देव का भी देखने को मिलेगा, ठीक है? तो पांडुकेश्वर में कितनी होगी, 4 इंस्क्रिप्शन आपकी पांडुकेश्वर में होगी, जिसमें से 2 ललित सूरदेव की, एक सुभिक्षराज देव की और एक पद्मत देव की, ठीक है? उसके बाद
एक आती है बालेश्वर प्लेट मंदिर ऑफ देशट देव। बालेश्वर प्लेट है, बालेश्वर मंदिर पे बालेश्वर प्लेट करके एक इंस्क्रिप्शन हमको देखने को मिलती है जिसमें देशत देव का मेंशन हमको देखने को मिलता है, इसलिए उसको किसका कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन बोला है, देशत देव का। ठीक है, उसके बाद दो हमको क्या देखने को मिलते हैं, स्टोन इनग्रेव्ड यानी कि पत्थर पे लिखे गए हैं। ये सारे कॉपर हैं यानी कि एक मेटल शीट पे लिखे गए हैं, तांबे की शीट पे लिखे गए हैं, लेकिन दो हमको क्या देखने को मिलता है, स्टोन इनग्रेव्ड यानी कि पत्थर पे इनका अर्व जो है वो देखने को मिलता है। एक तो बागेश्वर की शिलालेख और भूदेव, भूदेव का बागेश्वर शिलालेख, और बागेश्वर को वही एक शिलालेख और मिलता है त्रिभुवन राज का। ठीक है, किसका, त्रिभुवन राज और भूदेव का बालेश्वर सॉरी बागेश्वर शिलालेख हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अब हमें सोर्सेस के बारे में पता चल गया कि ये सोर्स किस किस राजा के, ये याद रखेगा, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। ठीक है, ललित सुरदेव, सुभिक्षराज देव, पद्मदेव, ये तो किसके हैं आपके, पांडुकेश्वर कॉपर प्लेट के हैं। ठीक है, उसके बाद बालेश्वर प्लेट किसकी है, देशत देव की है, और स्टोन इनग्रेव तो याद रख लीजिए भूदेव और त्रिभुवन। अगर ये याद है तो फिर आप आसानी से एलिमिनेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम उनकी फैमिलीज पे, यानी कि उत्तराखंड पे कत्यूरी राजा। अब हमें डेटा मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये जो सोर्सेज है, इन सोर्सेज से इनके बारे में, इन फैमिलीज के बारे में जो हमने लिखा है यहाँ पे, इनके बारे में हमको भरपूर डेटा, भरपूर तो नहीं कहेंगे, मतलब इनफ डेटा हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, उत्तराखंड में जो कत्यूर डायनेस्टी हुई उसने तीन फैमिलीज के जरिए यहाँ पे क्या किया, तीन जनरेशन के लिए, तीन फैमिलीज के यहाँ पे क्या क्या कह लीजिए, उस तरीके से यहाँ पे राज किया। उसमें से फर्स्ट फैमिली आती है बसंत देव की, दूसरी आती है निम्बर देव की, तीसरी आती है सलोणादित्य फैमिली। ठीक है, इसमें पहले हम डील करेंगे किससे, आपकी बसंत देव से। ठीक है, अब बसंत देव, अब ये फैमिली को आप यहाँ पे समझिए, अब ये फैमिली ऐसी नहीं है कि तीन भाई थे इन्होंने अपनी अलग अलग फैमिली बसाई, ऐसा नहीं है। बसंत देव फैमिली में कुछ किंग हुए, फिर बीच में थोड़ा सा गैप आ गया, कोई और अब पावर ले ली, फिर वो दूसरे निम्बर देव जी आए, उन्होंने फिर अपना शुरू करा, फिर उनके डिसेंडेंट हुए, तो फिर बीच में कोई आक्रमण हुआ होगा, उन्होंने फिर थोड़ा सा किंगडम में टर्मोइल आया होगा, फिर उसके बाद लास्ट में तीसरा परिवार आया होगा सलोणादित्य, जिसके कुछ राजा हुए होंगे, फिर उसके बाद तो इनका डिक्लाइन ही आ गया था। ठीक है, तो पहली फैमिली जो है वो कौन सी है, बसंत देव की फैमिली है। ठीक है, अब बसंत देव पहले राजा होंगे जो कत्यूर डायनेस्टी के करेंगे, नींव रखेंगे। अभी हमने ऊपर देखा था सॉरी शालीवाहन को, अभी हमने इनके बारे में भी बोला था कि इन्होंने नींव रखी थी, और हम बसंत देव के बारे में भी बोल रहे हैं, इन्होंने क्या कर दिया, फाउंडर है किसके, कत्यूर डायनेस्टी के, तो इन्होंने क्या किया था, शालीवाहन का अगर कभी जिक्र आपको पेपर में देखने को मिलता है तो ये बस फर्स्ट कत्यूरी हैं जो उत्तराखंड आए थे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट कत्यूरी जो उत्तराखंड आए थे वो कौन है, शालीवाहन है। लेकिन कत्यूर डायनेस्टी की नींव कौन रखता है, या कत्यूर डायनेस्टी का फाउंडर अगर आपसे कभी पूछा जाए तो वो कौन है, आपका बसंत देव है। ठीक है, कौन है, बसंत देव। अब बसंत देव फैमिली मतलब पहला राजा कौन होगा कत्यूरी डायनेस्टी का, बसंत देव होगा। यहाँ से आप ये जोशीमट्टू कार्तिकेयपुर की कैपिटल की कहानी, या शूरापुरा तो इम्पोर्टेंट है ये, और ये फरिश्ते और राजावली, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इसमें आप शालीवाहन को नहीं भी याद रखेंगे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि शालीवाहन कौन था। शालीवाहन कोई नहीं था, वो फर्स्ट कत्यूरी था जो उत्तराखंड आया था। ठीक है, लेकिन उत्तराखंड में कत्यूर डायनेस्टी की शुरुआत कौन करता है, आपका बसंत देव करता है। ठीक है, अब देखिए बसंत देव भी कहाँ से आया था, आपके कन्नौज से आया था। यशोवर्मन, यशोवर्मन वहां पे क्या थे, राजा थे, कन्नौज के राजा थे यशोवर्मन, उनका एक फ्यूडल था, यानी कि उनका एक सामंत था। कौन, बसंत देव। ये घूमते घूमते कहाँ आ गया, तो उत्तराखंड आ गया, तो उसके बाद इसने क्या कर दिया, कत्यूर डायनेस्टी की क्या कर दी, आपकी फाउंडेशन यहाँ कर दी। ठीक है, ये किसका फॉलोअर था, शैविज्म, यानी कि ये अभी हम पढ़ के आए थे कि वो किसके थे, वैष्णव के थे। लेकिन बसंत देव कन्नौज से आया हुआ था, तो वो किसका आपका वो है शैविज्म को मानता है, इंग्लिश शिव भगवान को ये मानता है। ठीक है, वैष्णव भगवान यानी कि विष्णु भगवान, शैविज्म मतलब शिव जी भगवान, यानी कि किसके उपासक थे, शिव जी के उपासक थे। लेकिन ये इन्होंने डोनेट लैंड किसको करी थी, वैष्णव समाज को इन्होंने क्या कर दी थी, लैंड डोनेट कर दी थी। ठीक है, इन्होंने एक टाइटल लिया था अपने लिए, टाइटल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है काफी। ठीक है, डायरेक्टली पूछा जाता है कि बसंत देव ने कौन सा टाइटल धारण किया था, तो महाराजा धीराज का टाइटल किसने यूज किया था, आपका बसंत देव ने यूज किया था। ठीक है, किसने यूज किया था, बसंत देव ने कौन सा टाइटल यूज किया था, आपका महाराजा धीराज का। ठीक है, इन्होंने जोशीमठ में नरसिंह देव मंदिर बनाया था, और बागेश्वर में भी इन्होंने नरसिंह मंदिर बनाया। और इनका जो मेंशन मिलता है वो कलहण की जो तरंगिनी है, राज तरंगिनी जो कलहण की जो बुक है। ठीक है, कलहण की कौन सी बुक, राज तरंगिनी तरंगिनी में इनका क्या मिलता है, हमको मेंशन देखने को मिलता है। ठीक है, कहाँ, राज तरंगिनी में, राज तरंगिनी में। ठीक है, सॉरी। उसके बाद बसंत देव के बाद इन्हीं की फैमिली के दूसरे राजा होते हैं खरपर देव। अब देखिए बसंत देव के जस्ट बाद उनका सन क्या नहीं बना,
किंग नहीं बना, बीच में कुछ टर्मोइल आ गए होंगे या कोई और किंगडम आ गया होगा, कोई और पॉलिटिकल पावर आ गई तो उन्होंने उसको सन नहीं बनने दिया, या सक्सेसर की जो फाइट्स होती हैं उनमें इनके पुत्र मारे गए हों। खरपर देव इनका थर्ड जनरेशन का कजन का ऑफ स्प्रिंग था, यानी कि इनके थर्ड जनरेशन, यानी कि बसंत देव, फिर बसंत देव का पुत्र और बसंत देव के पुत्र के कुछ भाई रहे होंगे, उनका उनमें से किसी का पुत्र था कौन, खरपर देव। तो यही उसका ऑफ थर्ड जनरेशन का क्या था, ऑफ स्प्रिंग था कौन, खरपर देव। और इसने कौन सा टाइटल यूज किया था, परम भट्टारक महाराजाधिराज। ठीक है, परम भट्टारक महाराजाधिराज। देखिए इन राजाओं के बारे में ज्यादा जानकारी हमें इनको देखने को मिलती है, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है, आप किसी भी बुक में अजय रावत में देख लीजिए, परीक्षावाणी में देख लीजिए, कुमाऊं का इतिहास भाई बद्रीदत्त पांडे देख लीजिए, या यूकेपीडिया जो धामी जी की बुक है उसमें देख लीजिए। इनके बारे में हमें ज्यादा जानकारी देखने को मिलती नहीं है, ये कुछ पॉइंट मिलते हैं वही हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं एज ए नोट्स। ठीक है, उसके बाद जो अगले राजा आएंगे कौन, कल्याण राज इनके बारे में हमको ज्यादा नहीं मिलती। उसके बाद आता है त्रिभुवन राज, जिनका हमको क्या मिला है, बागेश्वर का शिलालेख मिला है। ठीक है, त्रिभुवन राज आएंगे। ठीक है, अब त्रिभुवन राज ने कौन सा टाइटल लिया था, महाराजा धीराज परमेश्वरम परम भट्टारक का, 3 इन्होंने टाइटल लिए थे। ठीक है, कितने टाइटल लिए थे सॉरी, महाराजा धीराज, परमेश्वर और परम भट्टारक का इन्होंने क्या लिया था, टाइटल इन्होंने ग्रहण किए थे। बागेश्वर पे जो मंदिर है बैजनाथ का, उनके लिए लैंड इसी ने डोनेट करी थी। शौका और किरात जातियों के साथ इन्होंने क्या बनाए थे, अलायंस बनाए थे। और धर्मपाल, ये पाल डायनेस्टी का धर्मपाल है। पाल डायनेस्टी कहाँ करती थी आपका, ये उड़ीसा वाले रीजन पे। ठीक है, ईस्ट वाले रीजन पे, उड़ीसा वेस्ट बंगाल वाले रीजन पे आपका पाल डायनेस्टी उस समय क्या करती थी, रूल करती थी। तो वहां से उन्होंने क्या किया था, इसी के राज पे, त्रिभुवन राज के ही टाइम पीरियड पे क्या किया था आपका, उत्तराखंड पे आपका अटैक किया था। ठीक है, तो 4 राजा हमें देखने को मिलते हैं बसंत देव की फैमिली में। कौन कौन, बसंत देव, खरपर देव, कल्याण राज और त्रिभुवन राज, जिसमें से बसंत देव और आपका त्रिभुवन राज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी से आपको क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। ठीक है, ये हम याद रखेंगे, और जो टाइटल वाले हैं ये मस्ट है, ये याद होने चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आएगी आपकी निम्बरदेव की फैमिली, जिसमें हम निम्बरदेव की बात करेंगे। ये फर्स्ट टू अटेन द पॉलिटिकल पावर। देखिए अब बसंत देव ने क्या करा, अपनी कत्यूर डायनेस्टी को फाउंड कर दिया, उसने कुछ राज भी किया और कई काम भी किए। ठीक है, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि खरपर देव तक आने तक भी उस पर क्या हो गया था, थोड़े से उसके पुत्र अच्छे राजा नहीं बन पाए। तो बाद में उसके थर्ड जनरेशन का एक ऑफ स्प्रिंग आता है खरपर देव, वो फिर राजा बनता है। तो मतलब पहले से ही थोड़ा सा क्या था, दिक्कतें थी इसको आगे बढ़ाने के चक्कर में। और ये इसीलिए आती थी क्योंकि वो अपने ही आपस में क्या हो रहे हैं, सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, तो कहाँ से टेरिटरी एक्सपेंड करेंगे और पॉलिटिकल जो डोमिनेंस है वो कहाँ से लेके आएंगे। तो पॉलिटिकल डोमिनेंस लाने का मतलब पूरे उत्तराखंड या कुमाऊं वाले रीजन पे जब एक एकीकृत की बात नहीं करेंगे, पॉलिटिकल पावर जो स्टैब्लिश करी, यानी कि सेंटर पे राजा और उसके बाद जितने भी फ्यूडल हैं वो राजा के अंडर काम करने का काम किसने किया था, निम्बरदेव ने किया था। यानी कि पॉलिटिकल पावर अटेन किसने करी सबसे पहले, निम्बरदेव ने यहाँ पे अटेन करी। ठीक है, एटकिंसन एक इतिहासकार रहे हैं उत्तराखंड के। ठीक है, पावर डायनेस्टी में आपने इनका कई बार नाम सुना होगा, एटकिंसन के अनुसार। तो ये क्या है, हिस्टोरियन है उत्तराखंड के। इन्होंने निम्बरदेव को राइजिंग सन की उपाधि दी है, यानी कि उगता हुआ सूरज इन्होंने किसको बोला है, निम्बरदेव को बोला है। और डिस्पल्स मिस्ट, यानी कि कभी ना खत्म होने वाली धुंध, इसको बोला गया। इसके पीछे की एक कहानी है, ये क्यों बोला जाता है कि ये इतने तेज तलवार चलाते थे कि दिखता ही नहीं था शत्रु को, ये इसलिए बोला गया है। और राइजिंग सन की इसको क्या बोली गई है, उपाधि दी गई है। ठीक है ये भी किसके फॉलोअर थे, शैविज्म के, यानी कि भगवान शिव के क्या थे, फॉलोअर थे। और इन्होंने टेम्पल आर्किटेक्चर शुरू किया था, फर्स्ट थे टेम्पल आर्किटेक्चर शुरू करने वाले उत्तराखंड में। अब देखिए इससे पहले हम पढ़ के आ चुके कि नरसिंह का मंदिर किसने बनाया है, आपका बसंत देव ने नरसिंह मंदिर बना दिया है। तो अब ये एक नया पॉइंट कहाँ से आ गया कि टेम्पल आर्किटेक्चर इन्होंने शुरू किया। देखिए टेम्पल कहने का मतलब है, पहले जो जो बसंत देव टेम्पल बना के गए कि मूर्ति स्थापना कर दी और 4 दीवारी खड़ी कर दी, लेकिन आर्किटेक्चर कहने का मतलब है कि उसको सुंदर दिखाना, कि नागर शैली से बनाए या द्रविड़ शैली से बनाए, इस प्रकार की शैलियों का प्रयोग किसने शुरू करा था, आपका वो निम्बरदेव ने शुरू करा था। किसने शुरू किया था, आपका निम्बरदेव ने वो शुरू किया था। तो टेम्पल आर्किटेक्चर कहने का मतलब कि मंदिरों को सुंदर बनाने का कार्य किसने किया था, आपका निम्बरदेव ने किया था। और इन्होंने कहाँ बनाए थे, विमान बनाए थे जागेश्वर के जो मंदिर है। ठीक है, जागेश्वर के विमान मतलब मंदिर के टॉप वाला पार्ट, जो इस प्रकार के हम देखते हैं ना, मंदिर के जो रूफ वाला इलाका होता है गोल गोल या ऐसे करके जितने भी विमान हमको देखने को मिलते हैं जागेश्वर वाले इलाके में, वो किसने बनाए थे, निम्बरदेव के द्वारा ही वो बनाए गए थे। ठीक है, निम्बरदेव के बाद हमने बोला था कि अब हमें थोड़ा सा टाइम देखने को मिल जाएगा। देखो 810 की बात है, कौन बनता है, ईस्ट गणदेव आपका राजा बनता है। ठीक है, अब ईस्ट गणदेव के बारे में
सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट और एक ही पॉइंट है कि इन्होंने क्या किया था, होल उत्तराखंड को यूनाइट किया था। अब देखिए पॉलिटिकल पावर कौन लेके आया, निम्बरदेव लेके आया। अब उनको पॉलिटिकल पावर ले आए वो, तो पॉलिटिकल पावर जब आ जाती है यानी कि सब आपके अपने कंट्रोल के अंदर है, तो आप एक्सटेंड करने लगते हो अपनी टेरिटरी। और उन्होंने कितने कर दिया, पूरे उत्तराखंड के, यानी गढ़वाल और कुमाऊं। अब दोनों में किसका आधिपत्य हो गया है, आपका कत्यूरी डायनेस्टी का हो गया। और ये किसके शासनकाल में हुआ, ईस्टगण देव के शासनकाल पे हुआ, पूरे उत्तराखंड को यूनाइटेड कर दिया। ठीक है, उसके बाद आता है ललित सूर्यदेव, जिसके दो हमको पांडुकेश्वर इंस्क्रिप्शन देखने को मिलते हैं। मैक्सिमम इंस्क्रिप्शन हमको इसी के देखने को मिलते हैं। और इन्होंने एक टाइटल लिया था 12 अवतार का। ठीक है, 12 अवतार का इसको क्या बोला जाता है, इन्होंने टाइटल लिया था, इनके इंस्क्रिप्शन पे मेंशन है। और बैजनाथ के मंदिर को इन्होंने फिर थोड़ा सा और ज्यादा फ्लोरिश किया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं भूदेव। भूदेव का हमको क्या देखने को मिलता है, आपका शिलालेख देखने को मिलता है। ठीक है, कहाँ, बागेश्वर में। और इनके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये किसके अपोज में थे, बुद्धिज्म के। मतलब बुद्धिज्म के बहुत ज्यादा कट्टर विरोधी थे। मतलब बहुत ज्यादा ये क्या थे, कट्टर बुद्धिज्म कोई बिल्कुल नहीं मानते थे। मतलब बहुत ज्यादा कट्टर थे बुद्धिज्म को लेके। तो इसीलिए इनको एक टाइटल दिया गया, कौन सा, परम बौद्ध रिपु। ठीक है, परम बौद्ध से तो आप समझ गए होंगे कि परम बौद्ध मतलब, और रिपु मतलब होता है अपोज करने वाला, दुश्मन। मतलब बुद्धिज्म का दुश्मन था कौन, आपका भूदेव। तो इन्होंने अपने आप को टाइटल दिया था परम बौद्ध रिपु। ठीक है, परम बौद्ध मतलब बुद्धों के लिए काफी हद तक क्या था, रिपु था, दुश्मन था कौन, भूदेव। रिपु मतलब आपका दुश्मन होता है। ठीक है, उसके बाद हमको तीसरी फैमिली देखने को मिलती है, सलोणादित्य फैमिली। ठीक है, अब इसकी नींव कौन रखेंगे, आपका। और फिर चार राजा हमें सेकंड उसमें भी देखने को मिले। देखिए, चार राजा हमको बसंत देव फैमिली में देखने को मिले। उसके बाद निम्बरदेव फैमिली में भी हमें चार राजा देखने को मिले। उसके बाद सलोणादित्य फैमिली में हमें कितने राजा देखने को मिलेंगे, आपके 5 राजा देखने को मिलेंगे। कितने राजा देखने को मिलेंगे, 5 राजा देखने को मिलेंगे। तो टोटल 13 राजा हम कत्यूर डायनेस्टी में यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, सलोणादित्य बनते हैं, इनके बारे में ज्यादा डायनेस्टी इन्होंने इसकी नींव रखी होगी इस अपनी फैमिली की। ठीक है, तो 1895 में बने। फिर उसके बाद आते हैं इच्छट देव। इन्होंने टाइटल क्या है, भुवन विख्यात की इन्होंने क्या रखी, टाइटल अपने पास रखा। ठीक है, जितना यहाँ पे मेंशन किया गया ये इनफ जानकारी है। ठीक है, इससे आगे पीछे ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है सॉरी। उसके बाद जो बनते हैं देशट देव 1930 में, और इनको प्रोटेक्टर ऑफ पुअर्स बोला जाता है, स्वर्णदाता बोला जाता है। यानी कि इन्होंने पुअर्स के लिए क्या किया हुआ, काफी ज्यादा काम किया होगा, और दान में क्या देते होंगे, स्वर्ण देते होंगे, तो इसलिए इनको स्वर्णदाता बोले और प्रोटेक्टर ऑफ पुअर्स बोला। ठीक है, उसके बाद आते हैं पद्मदेव। ये अपने चैरिटी वर्क के लिए बहुत जाने जाते हैं। ठीक है, चैरिटी वर्क यानी कि दान के लिए, दान कर्म के लिए बहुत जाने जाते हैं। इसीलिए इनको कर्ण, दधीची और चंद्रगुप्त मौर्य से क्या कर रखा है, इनको कंपेयर कर रखा है। ठीक है, किस किस से, कर्ण, दधीची और चंद्रगुप्त। ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि कर्ण, दधीची और चंद्रगुप्त मौर्य से किस कत्यूर शासक को क्या किया है, कंपेयर किया है, या उसकी कंपैरिजन किया है। तो किसका किया है, पद्मदेव को कंपेयर किया है। ठीक है, और इन्होंने बद्रीनाथ टेम्पल बनाने के लिए, ठीक है, अब देखिए 800 के आसपास आदि शंकराचार्य आए थे उत्तराखंड में। ठीक है, अपनी यात्रा करते हुए, तो बद्रीनाथ टेम्पल की वो नींव पहले रख गए। तो अब जो परिसर बनाने के लिए लैंड है, उसकी ग्रांट इन्होंने ही दी थी, पद्मदेव ने ही। बद्रीनाथ टेम्पल बनाने के लिए जो पूरा उसका आर्किटेक्चर होगा वो बनाने के लिए लैंड ग्रांट किसने करी थी, पद्मदेव ने करी थी। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन आयोग ने इसका क्वेश्चन उस समय ललित सूरदेव को माना था। क्या किसका क्या माना था, सही आंसर ललित सूरदेव। ऑप्शन में ही नहीं था पद्मदेव, सॉरी, ऑप्शन में ही नहीं था क्वेश्चन। ये 2018 या 17 के आसपास का कोई पेपर है, उस पे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बद्रीनाथ टेम्पल के लिए भूदान किसने किया था। उसमें पद्मदेव का जिक्र ही नहीं था, लेकिन बाद में आयोग ने वो करेक्ट किया। उस समय तो आयोग ने ललित सूरदेव को ही आंसर माना था, लेकिन बाद में उन्होंने इसको करेक्ट करते हुए पद्मदेव उसका सही आंसर दिया था। और हर बुक में हमें पद्मदेव ही देखने को मिलता है कि बद्रीनाथ टेम्पल को लैंड ग्रांट उन्होंने दी थी। ठीक है, उसके बाद लास्ट राजा कौन थे, सुभिक्ष राजदेव। ये लास्ट आपके क्या थे, राजा थे, लास्ट किंग ऑफ कत्यूरपुर, कार्तिकेयपुर। ठीक है, कार्तिकेयपुर के लास्ट राजा थे कौन, आपके सुभिक्ष राजदेव। अब ऐसा नहीं कहेंगे कि लास्ट राजा थे, लेकिन एक फ्लोरिस किंगडम के क्या थे, लास्ट राजा थे। उसके बाद इनका क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, जो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए डिसइंटीग्रेशन। अगर यदि आयोग हमारे ज्यादा ही डीपली जाएंगे तब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये बहुत ज्यादा आपका क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है। मल्ल का हमको अलग देखने को मिलता है, डोटी का, ये रजवार, वो बहुत सारे इस पे क्या फिर हमको
ये थोड़ा फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इसमें इतना डीप जाने का हमको ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आयोग यहाँ से कोई वैसे फ्रेम भी कर सकता है जिस प्रकार जितना डीप आजकल क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन सॉर्ट ऑफ इतना डीप जाना नहीं चाहिए आयोग ने, क्योंकि वो फिर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यदि आपको पढ़ना ही है तो इसके लिए फिर अलग से हम एक क्लास या एक वीडियो बना के उसको डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी इतना जान लेते हैं कि कितनी शाखाओं में वो विभक्त हुए या डिसइंटीग्रेट हुए। ठीक है, अब इतना फ्लोरिश करने के बाद सुभिक्षित 3 फैमिलीज के राज करने के बाद हर कोई जब पीक पे जाता है तो डाउनफॉल आता है। ठीक है, पीक पे जाने के बाद डाउनफॉल आता है किसी भी किंगडम का, तो वही कत्यूरों के साथ भी हुआ। उनके आपस में थ्रोन पाने के लिए सक्सेशन के वॉर्स हुए काफ़ी ज़्यादा। तो उस वॉर के कारण क्या हुआ, अलग-अलग जगहों पे जब बहुत सारी टेरिटरी बढ़ गई। अब देखिए, कत्यूरी जी जैसे पूरे उत्तराखंड पे राज कर रहे हैं, तो सेंटर पे अपना बैठे हैं कार्तिकेयपुर पे, ठीक है, ये मान लेते हैं। तो यहाँ से अब वो राज कर रहे हैं पूरी जगह पे। तो छोटी-छोटी जगहों पे छोटे-छोटे राज्य होंगे, मतलब अब ये मान लें डिस्ट्रिक्ट हैं छोटे-छोटे, फिर उनके अंदर तहसील है, फिर तहसील के अंदर गाँव है, तो उनको हैंडल करना है, ठीक है? उनको हैंडल करना है, तो अब उन गाँव में भी तो विद्रोह हो रहा होगा, कुछ ना कुछ तो राज्यों में चलते रहता है। अब इतना बड़ा पावर चलाने के लिए हर जगह सही चीज़ें हो रही हो वो संभव तो नहीं है। तो ये छोटे-छोटे राज्य क्या कर रहे होंगे, कहीं न कहीं विद्रोह कर रहे होंगे, और विद्रोह करने के बाद हमेशा ये नहीं कि राजा इनको क्या कर देगा, सरपास कर देगा, यानी कि दबा देगा, ऐसा संभव नहीं है। कोई-कोई राज्य क्या हो गए, राजा को ही हरा दे रहे हैं, सेना को हरा दे रहे हैं, तो अपने आप को क्या घोषित कर दे रहे हैं, इंडिपेंडेंट घोषित कर दे रहे हैं। तो इस प्रकार से इनकी सामंती व्यवस्था क्या होने लगी, भंग होने लगी, यानी कि इनका डिसेंट्रलाइज़ेशन होना शुरू हो गया। ठीक है? अब ये छोटे-छोटे, अब जैसे इनका राज पूरे में फैला था, तो अभी क्या होने लगा, श्रिंक होने लगा छोटे-छोटे, और ये जो छोटे-छोटे बचे हैं ये अपने आप को इंडिपेंडेंट बोलने लगे। और यही स्वतंत्र जो सामंती थे, स्वतंत्र सामंत जो थे, इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र बोल दिया और अलग शाखाएँ अपनी बना दी। जैसे बैद्यनाथ में अपनी अलग शाखा बना दी, अस्कोट में अलग बना दी, डोटी की शाखा अलग बना दी, उक्कू, पाली, मनराल, रजवार, कत्यूरी, रिंगवाड़ी, हसकोला, सुई के कत्यूर, खगमरा, सीरा, मल्ल, दानपुर, ये इस प्रकार के हमको शाखाएँ फिर देखने को मिली, जिन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट बोल दिया और अपनी ही शाखा कत्यूरों की क्या कर दी, शुरू कर दी, और इस प्रकार से उनका क्या हो गया, डिसइंटीग्रेशन हो गया, और डिसेंट्रलाइजेशन एक सही वर्ड यहाँ पे इसका हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो इस प्रकार से जो हिस्ट्री में जितने भी राजा थे, बुकों में जितना हमको देखने को मिलता है कत्यूर डायनेस्टी के बारे में, वो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है। होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है? टाइमलाइन, ढिकुली, शालिवाहन, ये 2 बुक्स, फरिश्ते और राजावली, शूरपूरा, ये सब। ठीक है? अब हम रैप अप करेंगे कहाँ, एडमिनिस्ट्रेशन पे, वहां से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। ठीक है, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि सुचारू रूप से राज्य का, अब पॉलिटिकल पावर तो आपने गेन कर ली है, अब उसको चलाओगे कैसे, उसे चलाने भी तो पड़ेगा, तो उसके लिए आपको अपना मंत्रिपरिषद बनाना पड़ेगा, सेनापति देखना पड़ेगा, जुडिशियल सिस्टम लेके आना पड़ेगा, टैक्सेशन लेके आना पड़ेगा। तो इस प्रकार के कुछ टर्म्स हैं जो ज्यादा तो हमें देखने को नहीं मिलते, क्योंकि लिमिटेड सोर्स है इनके बारे में पढ़ने के लिए। तो जितना भी हमको देखने को मिला है इतनी बुक्स में रिसर्च करने के बाद, वो यहाँ पे हमने नोट्स पे इंक्लूड किया है। तो देखिए, जो किंग होता था वो वर्टेक्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, यार कि टॉप पे कौन बैठा है, हर निर्णय किसके अकॉर्डिंग होगा, किंग के अकॉर्डिंग होगा, किसके अकॉर्डिंग होगा, किंग के अकॉर्डिंग, यानी कि राजा सर्वोपरि है। आप ये बात मान के चले, हर डिपार्टमेंट में कुछ भी काम हो रहा है राजा की परमिशन लेना मैंडेटरी है। ठीक है, तो किंग क्या हो गया, सबसे टॉप पे हो गया। अब उसके नीचे की हम बात करते हैं। ठीक है, अब किंग के नीचे आता था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, यानी कि मंत्री, एक परिषद होता था, मंत्री परिषद होता था। अब उसमें कुछ पोस्ट हैं और उनको क्या बोला जाता था वो जमाने में, वो हमने यहाँ पे दिखा है। अब जो प्राइम मिनिस्टर होता था यानी कि किंग के बहुत खास, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को क्या बोलते थे ये लोग, अमात्य बोलते थे। क्या बोलते थे, अमात्य या राजा अमात्य, दो वर्ड हमें देखने को मिलेंगे। राजा अमात्य आया तब भी प्राइम मिनिस्टर, अमात्य आया तब भी प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, किसी बुक में राजा अमात्य लिखा है, किसी बुक में अमात्य लिखा है, यहाँ पे हमने दोनों क्या कर दिए, मेंशन कर दिए। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को क्या बोला जाता था, अमात्य बोला जाता था। अब मिनिस्टर जो रिलीजियस अफेयर से रिलेटेड है, यानी कि अपना भक्ति भक्ति से रिलेटेड जो रीजन को के लिए जो देखता है, उसको क्या बोला जाता था, महादंस पटलाधिकारी। महादंस पटलाधिकारी उसको बोला जाता था। ठीक है, थोड़े टिपिकल नाम होंगे समझने में, इनको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, और वॉर ऑन पीस मिनिस्टर, यानी कि जैसे आज हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, उसी प्रकार का ये पोस्ट है, वॉर एंड पीस की। डिफेंस मिनिस्टर आप इनको समझ लीजिए कि अगर वॉर करनी है तो वही बताएंगे, पीस अगर होनी है वॉर के बाद तो वो भी वही करेंगे। तो उसके लिए जो नाम यूज होता था वो होता था महासंधि विग्रह अधिकारी। कौन सा अधिकारी, महासंधि विग्रह। ये तो आप ऐसे, महासंधि मतलब संधि करने वाला, विग्रह करने वाला मतलब तोड़ने वाला, कि वॉर कराएगा, संधि मतलब पीस कराएगा, अधिकारी मतलब मिनिस्टर। ठीक है, उसको क्या बोला जाता था, महासंधि विग्रह अधिकारी, मतलब वॉर एंड पीस का जो मिनिस्टर होता था। ठीक है, सरभंग क्या होता था, एक तीरंदाज को बोला जाता था क्या, सरभंग। ठीक है, ये थोड़ा सा आई थिंक इधर उधर हो गया, तो यहाँ पे से आप इसको ऐसे उल्टा पढ़ना। ठीक है,
इधर का उधर लिख दे, इधर का उधर लिख दे, तो थोड़ा-सा यहाँ पे देख लीजिए। प्राइम मिनिस्टर को अमात्य बोला जाता था, रिलीजियस अफेयर को महाधनुष पटलाधिकारी, वॉर एंड पीस मिनिस्टर को आपका महासंधि विग्रह अधिकारी, ठीक है। तीरंदाज को क्या बोला जाता था? सरभंग बोला जाता था। क्या बोला जाता था? सरभंग बोला जाता था। और पत्राचार करने वाला यानी कि पोस्टमैन की पोस्ट, यानी कि जैसे सेंट्रल से आपको कोई किसी अपने फ्यूडल लॉर्ड को क्या देना है, कोई समाचार पहुंचाना है, तो वो काम करने के लिए गमा-गमी करके एक पोस्ट होती थी, पत्राचार करने वाले को बोला जाता था। यानी कि जो लेटर वेटर पहुंचाएगा इधर-उधर, राज्य फरमान होते थे उस टाइम पे, वो इधर-उधर पहुंचाएगा, तो वो उसको क्या कहते थे? गमा-गमी कहते थे। व्यापारी को आपका वणिक बोला जाता था। और राजकीय वस्त्रों के जो रक्षक होते थे, यानी कि राजा के, रानी के, उसके प्रिंस के, जितने भी राजा के रिश्तेदार हैं, उनके कपड़ों की जो सॉरी रक्षा करता था, उसको क्या बोल देते थे? पट्टकोपचारिक उसको बोला जाता था। और सड़क जो बनाई जाती थी उस समय पे, रास्ते जो होते थे, उन पे कुछ लोगों को डिप्लॉय किया जाता था कि आप क्या करो, उन सड़कों की रक्षा करो ताकि उस पे कोई हानि ना पहुंचाए, क्योंकि उस समय पे आदिवासी लोग क्या करते रहते थे? अटैक अटैक करते रहते थे, तो सड़कों को नुकसान पहुंचाते थे। तो सड़क की रक्षा के लिए जो नियुक्त किए जाते थे, उनको क्या बोला जाता? वर्तम्य पालक बोला जाता था। क्या बोला जाता था? वर्तम्य पालक उसको बोला जाता था। प्रोनाउंसिएशन हिंदी में थोड़ा इधर-उधर हो सकता है, आपके सामने लिखा है, आप देख सकते हैं ईज़िली, ठीक है? यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि ये तीरंदाज को सरभंग बोला जाता है, पत्राचार करने वाले को गमागमी बोला जाता है, व्यापारी को वणिक बोला जाता है, राजकीय वस्त्रों के रक्षक को पट्टकोपचारिक बोला जाता है, और सड़क के रक्षक को वर्तम्य पालक पालक यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है? ये था आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो भी यहाँ पे वर्डिंग है, वो सब यहाँ पे हमें देखने को मिलते थे। वर्तम्य पालक आपका सड़क का चालक हो गया, वणिक हो गया, ठीक है? अब आता है डिवीजन ऑफ स्टेट, यानी कि अब इतने बड़े इलाके पे आप रूल कर रहे हो, तो उसको डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। जैसे आजकल होता है, इंडिया है, इंडिया के अंदर फिर स्टेट उत्तराखंड हो गया, स्टेट उत्तराखंड के अंदर हमारे 13 के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, फिर 13 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे ब्लॉक्स हैं, फिर उसके अंदर तहसील्स हैं। तो इस प्रकार से हमको डिवीजन देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो उसी प्रकार से कत्यूरों ने भी क्या किया था, अपने स्टेट का डिवीजन कर रखा था। तो कैसे कर रखा था? सबसे बड़ी जो टॉप पे सबसे बड़ा, यानी कि इसको ऐसे समझिए, ठीक है? जो सबसे बड़ा जो सर्कल है वो प्रांत है, ठीक है? यानी कि बाउंड्री हो गया, इसको मान लें आप उत्तराखंड मान लें, ठीक है? फिर उसके अंदर विषय आएगा जो कि आप डिस्ट्रिक्ट मान सकते हैं। उसके बाद एक क्षेत्र आएगा जो आप ब्लॉक मान सकते हैं, और ब्लॉक के अंदर फिर एक गांव आएगा जिसे हमने ग्राम ही कहा है। तो ये वही यहाँ पे डिपिक्ट कर रहा है, ठीक है? प्रांत, विषय, प्रांत के अंदर विषय, विषय के अंदर क्षेत्र, क्षेत्र के अंदर ग्राम, ठीक है? ये इस प्रकार का हायरार्की है, ठीक है? अब प्रांत पे जो हेड करता है उसको उपारिक बोला जाता है, यानी कि प्रांत का हेड कौन है? उपारिक है। इसको एज अ गवर्नर आप ले सकते हैं, ठीक है? प्रांत का कौन है आपका हेड, कौन कर रहा है प्रांत को? उपारिक हेड कर रहा है। विषय को विषयपति, विषय आप डिस्ट्रिक्ट समझ सकते हैं, ठीक है? विषय को क्या बोल सकते हैं आप? डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं। तो विषय को कौन हेड कर रहा है? विषयपति, यानी कि डीएम कौन है आपका? विषयपति। फिर उसके बाद ब्लॉक या तहसील, उसको क्या बोला जाता है? क्षेत्रपाल, यानी कि आपका एसडीएम कौन है? क्षेत्रपाल बोला जाता है उस समय पे एसडीएम, ठीक है? और ग्राम में गांव के प्रधान को महामनुष्य बोला जाता था। प्रधान कौन है आपका? महामनुष्य। एसडीएम आपका क्षेत्रपाल, डीएम आपका विषयपति, और आपका जो गवर्नर है वो कौन? उपारिक। तो इस प्रकार से इसको याद रखेंगे, प्रांत, विषय, क्षेत्र और ग्राम, उपारिक, विषयपति, क्षेत्रपाल और महामनुष्य, ठीक है? समझ में आएगा होप सो आपको अच्छे से, ठीक? उसके बाद जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अब हमने पॉलिटिकल देख लिया, एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ, ठीक है? कि प्राइम मिनिस्टर को रिलीजियस अफेयर, सर्वंग, ये सब हमने देख लिया। उसके बाद डिवीजन हमने देख लिया कि किस प्रकार से डिवीजन किया था स्टेट का। और उसके बाद हम देखेंगे अब जुडिशियल में क्या क्या होता है। जुडिशियल में मतलब जुडिशरी में किस प्रकार से जस्टिस सिस्टम इनका चलता था, और उसके जो अधिकारी होते थे, जैसे चीफ जस्टिस को क्या बोला जाता था? महादंड नायक बोला जाता था। जो चीफ जस्टिस है उसको क्या बोला जाता था? महादंड नायक बोला जाता था। अपराध की जांच करने वाला को क्या बोला जाता था? दोषापराधिक, यानी कि पुलिस का काम जो कर रहा है, यानी कि हेड जो इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है वो कौन कर रहा है? दोषापराधिक उसको बोला जाता है, ठीक है? चोर को पकड़ने वाला, यानी कि जो छोटे सैनिक होते थे उनको क्या बोला जाता था? चोराधिक बोला जाता था। क्या बोला जाता था आपका? चोराधिक। या आप इसको पुलिस से रिसेम्बलेंस करिएगा, ठीक है? चीफ जस्टिस हमारे कौन हो गए? महादंड नायक हो गए। उसके बाद अपराध की जांच करने वाले, यानी कि आप मान लीजिए इसमें जो आपने पुलिस स्टेशन में जो सीएचओ होते हैं उनकी आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि रिपोर्ट उनके अंदर जाती है, तो वो जांच करेंगे कि केस चल क्या रहा है, ठीक है? और उसमें अगर कोई मिल गया एक्यूज, तो उसको पकड़ने के लिए जो नॉर्मल हमारे सैनिक होते हैं, पुलिस वाले जो होते हैं उसको क्या बोला गया है? चोराधिक बोला गया है, ठीक है? उसके बाद दंड देने वाला वो कौन हुआ? दंड पसिका।
ठीक है, दंड देने वाला यानी कि दंड पसीका। अब यहाँ पे समझिएगा, दंड देने वाला तो कौन होगा? चीफ जस्टिस होगा, क्योंकि निर्णय तो वही सुनाएगा। अब वो निर्णय जैसे उन्होंने मान लो कि उन्होंने क्या निर्णय दिया है चीफ जस्टिस ने कि इनको क्या करना है मान लो कि इनको 6,000 का फाइन देना है और प्लस 10 साल की जेल होनी है। ये अभी प्रेजेंट के सिनेरियो में समझने के लिए हम इसको समझते हैं, ठीक है। 6,000 का चालान देना और 10 साल की इनको जेल होनी है। ये किसने कहा? चीफ जस्टिस ने कहा। अब चीफ जस्टिस ने तो पेपर में लिख के साइन कर दिए, ठीक है, लेकिन उसको देखेगा कौन? दंड देने वाला, यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा दंड पसी का, वो देखेगा ना। उस समय पे उसको क्या बोला गया, मतलब ये जिम्मेदारी किसकी है कि उसको 6,000 रुपए जुर्माना और 10 साल की सजा मिलनी चाहिए, ये जिम्मेदारी किसकी है? ये दंड देने वाले की, ठीक है, यानी कि दंड पसी का उसको उस समय पे बोला जाता था। और एग्जीक्यूटर ऑफ पनिशमेंट उसको क्या बोला जाता है? दंडी का, यानी कि दंड को करवाने वाला कौन है? दंड पसी का। अब इसको ऐसे समझिए, जैसे पहले के जमाने में राजा क्या करते थे? कोड़े देने का क्या देते थे कि इसको 10 कोड़े मारिए, इसको इस प्रकार से होता था पहले के ज़माने में। तो अब राजा ने तो क्या कर दिया, राजा को आप चीफ जस्टिस से क्या कर सकते हैं? रिसेम्बलेंस कर सकते हैं। वैसे भी हम इसमें मान रहे हैं कि किंग क्या हमारा अपेक्स है हर डिपार्टमेंट में, किंग तो अपेक्स है, ठीक है। तो यहाँ चीफ जस्टिस को महादंड नायक बोल दिया, अपराध की जांच करने वाले को दोषापराधी बोल दिया, चोर को पकड़ने वाले को चोराधिक बोल दिया। अब दंड देने वाला, अब किंग ने जैसे चीफ जस्टिस ने बोल दिया कि इसको आप 20 या 10 कोड़े इसको मारिए, तो अब ये जिम्मेदारी एक इंसान की होगी जो किसके पास जाएगा? इस एग्जीक्यूटर ऑफ पनिशमेंट के पास जाएगा, दंड का, यानी कि जो मारेगा 10 कोड़े उसको एग्जीक्यूट करेगा, उस पनिशमेंट को क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा। उसको क्या बोला गया है? दंडिका बोला गया। लेकिन उस एग्जीक्यूटर ऑफ पनिशमेंट जो देने जो दंडिका, उसको बताने वाला भी तो कोई चाहिए कि तुझे ऐसे 10 कोड़े मारने हैं, तो उसको क्या बोले जाएंगे? दंड पसिका उसको बोला जाएगा, ठीक है। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। चीफ जस्टिस को महादंड नायक, अपराध की जांच करने वाला दोषापराधिक, चोरों को पकड़ने वाला चोराधिक, दंड करने वाला दंड पसिका और एग्जीक्यूटर ऑफ पनिशमेंट दंडिका, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन पे, लास्ट पार्ट हमारा, ठीक है। मिलिट्री देखो, जुडिशियल पर लिया, मिलिट्री पर लिया। मिलिट्री में चीफ सेक्रेटरी कौन होता है हमारा आजकल? तो उसी प्रकार से चीफ सेक्रेटरी ऑफिस, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को क्या बोला जाता था? महाप्रतिहार, जैसे आजकल सीडीएस होते हैं तो उसी प्रकार से उस समय पे चीफ सेक्रेटरी सिक्योरिटी ऑफिसर को क्या बोला जाता है? महाप्रतिहार। उसके बाद कमांडर जो सेनापति होता था उसको महासामंत बोला जाता था। फिर उसके नीचे की पोस्ट सुप्रिटेंडेंट को उताधिक बोला जाता था। और उसके बाद आता है मास्टर ऑफ फोर्ट्स, यानी कि जो किले बनाए थे उन्होंने अपने रहने के लिए, जो एरिया बनाया था उसका जो मास्टर होता था, यानी कि उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है, फोर्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है उसको गणपति बोला जाता है। यानी फोर्ट जिसके अंदर होगा, जो उसकी सिक्योरिटी करेगा, उसको क्या बोला जाता है? गणपति बोला जाता है। उसके बाद कीपर ऑफ फोर्ट्स, कीपर ऑफ फोर्ट्स मतलब फोर्ट्स के अंदर जितने भी हमको रिसोर्सेज चाहिए, पानी, खाना, फोर्ट को साफ रखना, किले को साफ सफाई करना, या जितनी भी उसकी देखभाल करनी है फोर्ट की, उसको क्या बोला जाता था? कोटपाल बोला जाता था, ठीक है। सिक्योरिटी ऑफ वैलीज, अब क्या होता था उस समय पे? पहाड़ों की वैली है हमारी, उसको क्या बोला जाता था? जो उन वैली की सुरक्षा करते हैं दूर से देखने के लिए, यानी कि सर्विलांस के लिए, उनको क्या बोला जाता था? घटपाल बोला जाता था। कि उन वैली से होकर कोई आए ना, तो उसकी सिक्योरिटी भी करनी है, तो उसको क्या बोला जाता था? घटपाल बोला जाता था। और लास्ट सबसे छोटी इकाई सैनिक जो होते थे आर्मी में, उसको क्या बोला जाता था आपका? गौलमिक बोला जाता था। सैनिक को क्या बोला जाता था? गौलमिक बोला जाता था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन? आपका मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे हमने इसको देखा, ठीक है। उसके बाद कुछ अदर पोस्ट हैं, ज्यादा जानकारी टैक्सेशन को लेके इनको हमको देखने को नहीं मिलती। जैसे सॉल्किक है, ये कर वसूलने वाले को बोला जाता था कि सॉल्किक है तो किसी प्रकार का क्या करा होगा? टैक्स कलेक्ट करा होगा। और भोगपति को भी एक प्रकार का क्या है? टैक्स ही था ये, ठीक है। भोगपति टैक्स कलेक्टर करने वाला ही था एक प्रति का, एक प्रकार का। और उसके बाद आता है तारापति, ये बोट कीपर होते थे उस समय। नदियां होती थी तो उस समय नदियां बहुत ज्यादा चौड़ी और बहुत ज्यादा वाटर लेके आती थी, तो इसलिए वहां बोट की जरूरत पड़ती थी। तो जिनके पास बोट्स होती थी उसको क्या बोला जाता था? तारापति बोला जाता था, ठीक है। तो ये कुछ टैक्सेशन से रिलेटेड थे। सॉल्किक, भोगपति टैक्स वाले हो गए। उसके बाद मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन हमने यहाँ पे देख लिया, जुडिशियल हमने देख लिया, सबको वो करते हुए स्टेट ऑफ डिवीजन देख लिया। उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और इनका एडमिनिस्ट्रेशन भी हमने देख लिया। तो होप सो आपको ये सेशन काफी अच्छे से समझ में आ गया। हर चीज यहाँ पे समझाने की कोशिश आपको करी गई है, सबको ऐसे सेग्रीगेट करके, सेपरेट करके आपको समझाने की कोशिश करी गई कि टाइमलाइन के अकॉर्डिंग, राजाओं के अकॉर्डिंग, एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।